उपस्थित भाइयों बहनों। और आप सोचेंगे समझी जी ये तो जिस सुख की बात आप कर रहे हो वो सुख तो हमारे पास में आपके पास कहाँ है ना। चले हम आज के टॉपिक के ऊपर, विषय के ऊपर, एक शहर का डंकी और गांव का एक डंकी शहर के डंकी से मिला। गधा है ना। उसने शहर के उस गधे से पूछा कि तुम शहर में रहते हो और फिर भी इतने दुबले पतले हो, बॉडी नहीं है तुम्हारी, कारण क्या है? जबकि शहर में तो सब फैसिलिटी होती है ना, लोग तो गांव से शहर में आना चाहते हैं। तो शहर के उस डंकी यानी उस गधे से गांव की डंकी ने कहा कि चलो मेरे साथ गांव में चलो, मैं किसका हूँ, धोबी का गधा हूँ, बड़ा अच्छा मुझे खाने पीने को मिलता है, बड़ी अच्छी मेरी केयर होती है और बहुत अच्छी तरह से रहता हूँ। तुम शहर में क्या पड़ा है, चलो मेरे साथ। उसने कहा तुम कहते हो वो सही है, मैं एक सर्कस में काम करता हूँ और अनेक लोगों से मिलता हूँ, अच्छा अच्छा करतब दिखाता हूँ और मेरे सर्कस का जो मालिक है, मैं शहर में इसलिए हूं क्योंकि मुझे एक आशा है। क्या है? मेरे मालिक की बेटी है, वह सर्कस में अपना करतब नाटक दिखाती है और जब वो ऊपर चढ़ती है तो उसको अलर्ट करते हुए मेरा मालिक क्या बोलता है, देख अच्छी तरह से डांस करना ऊपर, और मान लो फिसल गई, नीचे गिर गई तो तुम्हारी शादी इस गधे से कर दूंगा। गधा क्या बोल रहा है कि मैं इस ताक में बैठा हुआ हूं कि कब वह लड़की नीचे गिरे और कब मेरी शादी उस लड़की के साथ। आप सोचेंगे कि वह गधा भी चाहता है मेरा फ्यूचर क्या हो, वो भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। है नहीं? आप कहेंगे सम्मी जी मेरा फ्यूचर तो अब मेरे हाथ में है ना। हमारे इतने भाई बहन जो बैठे हुए हैं ना मेरे सामने, हालांकि ये टॉपिक जो है किसके लिए राजीव भाई, यंगस्टर के लिए। आप कहेंगे हमारा फ्यूचर तो हमने बना लिया, अब हमारे तो कितना बचा हुआ है फ्यूचर भाई, कितना है, थोड़ा सा ही समय बचा हुआ होगा। फिर भी हम भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ज्यादा सोचते होंगे और ज्यादा इसलिए सोचते हैं क्योंकि मेरे सामने लगभग एडल्टो लोग बैठे हुए हैं। सोचेंगे अभी तो हम दो हैं, दो की जिंदगी है और बाई चांस ऐसा हुआ कभी अकेले रह गए तो फिर क्या होगा हमारा। फिर भी देखिए लोग, हर व्यक्ति अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। गधा भी सोचता है तो इंसान के पास तो दिमाग है और वो भी सोचता है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या है वो टॉपिक, बोलिए। हाउ टू एनरिच योर फ्यूचर। हाउ टू एनरिच योर फ्यूचर। हम अपने भविष्य को कैसे संवारें, कैसे संवारें, किससे संवारना चाहिए भविष्य को, किससे संवारा जाता है? कपड़ों से, आभूषण से, या डिग्रियों से। बड़ा सुंदर कहा गया, हमारे एक आचार्य ने सिंदूर प्रकर में कहा है कि हम अपने शरीर को यानी अपने आप को कैसे संवारे। तो बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा है संस्कृत में कि करे श्लाघस्त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणमनम मुखे सत्यवाणी श्रुतमधिगतं च श्रवणयो हृदि स्वच्छा वृत्ति विजयी
ऐश्वर्येण प्रकृति महतां मंडनमिदं। हम अपने आप को संवारे तो कैसे संवारे, कैसे संवारना चाहिए? कहा गया कि हमें हमारा त्याग क्या है, कोई हमारी प्रशंसा करे यह भावना का हम त्याग करें, करे श्लाघस त्याग है। शिरसि गुरु पादो प्रणमनम, हमारे सिर की शोभा क्या है? झुकना। अकड़ के रहने वाला इंसान टूटता है। कहते हैं ये वावाझोड़ा आता है ना, वावाझोड़ा तूफान आता है। हम लोग एक बार गए थे गुजरात और उसी से जस्ट कुछ ही महीने पहले वावाझोड़ा आया था, भयंकर। गांधीधाम के पास में जो समुद्र है वह भयंकर आया चक्रवात। वहां पे हमने देखा जो अकड़े हुए वृक्ष थे वह टूट गए, गिर गए नीचे, और जो नमे हुए थे वो आज भी खड़े थे। जो अकड़ता है इंसान, जिसका सिर झुकता नहीं है, वह इंसान टूटता है। इसलिए कहा गया कि सिर की शोभा क्या है? गुरु पाद प्रणमनम, गुरु के पैरों में नमस्कार करने वाला सिर ही शोभायमान होता है, उसका आभूषण होता है। मुखे सत्यवाणी, मुंह में, मुख की शोभा क्या है? सत्यवाणी। जो सत्य बोलता है वह हर व्यक्ति की विश्वास को अर्जन करता है, और जिसको झूठ बोलने की एलर्जी नहीं होती है वो क्या करता है? वो कैसे और माने किस तरीके से झूठ बोल जाता है शायद सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। पर मुख की शोभा, मुख की शोभा, किसी के लिप्स में लिपस्टिक कितना लगा है उसकी शोभा नहीं है। किसी के लिप्स में या किसी के टंक में शोभा उसकी वह नहीं कि वह आभूषण या कुछ कितना पहना हुआ है चेहरे में, वह शोभा नहीं है। शोभा क्या है? सत्यवाणी। आज श्री महाश्रमण जी, आप लोगों ने अगर YouTube में या फिर कभी प्रवचन सुना होगा उनका, पर हम तो सुनते भी हैं, कभी हम तो बोलते बोलते शायद कभी चुक भी जाते हैं और शायद लगाना भी भूल जाते हैं। हम अपनी बात और मिक्स करके बोल देते हैं, कोई भी स्टोरी बोलनी हो, कुछ भी करनी, वो नहीं। उनकी सत्य की भाषा की साधना इतनी जबरदस्त है कि मजाल है उनके सामने कोई एक ऐसा भी वचन निकल जाए, ये निकाल दे, इम्पॉसिबल। सत्यवाणी हमारी मुख की शोभा है, और शुद्ध हमारे कानों की शोभा। एक बहन थी, हम नेपाल में थे, मैंने उसको देखा और मैंने उसके कानों को देखा, तो पुष्पा जी क्या था उसके कानों में? पूरे कान में उसके टॉप्स पहने हुए थे। मैंने कहा इतने सारे आपको दर्द नहीं होता होगा कभी पहन के, ये भारी नहीं होता है कान? तो उसने क्या बोला, समी जी मैं 13 पंथी हूँ इसलिए मैंने 13 छेद करवाए दोनों कानों में। तो कानों में इतना पहन लेने से भी कोई कान की शोभा नहीं होती। कान की शोभा क्या है? श्रुत मधिगतम, जिस कानों में हम भगवान की वाणी सुनते हैं, जिस कानों से, वह कान की शोभा है। वरना सुनने के लिए तो आजकल ईयरफोन होता है, वो कॉर्डलेस भी होता है, लगा हुआ रहता है कान में, और कोई किसी को देखता नहीं है। ट्रेन में जाए, चाहे प्लेन में जाए, चाहे चले, कुछ भी, किसी से किसी का कोई मतलब नहीं है। बस अपनी फोन और अपना सुनना, वो क्या सुन रहे ये भी नहीं पता चलता है किसी को। हम कानों की, हमारी शोभा क्या है? कानों की शोभा यही है कि हम भगवान की वाणी को कितना सुनते हैं, राइट? और हृदय स्वच्छावृत्ति, हमारा हृदय कैसा है? स्वच्छ है, स्वच्छ वृत्ति, न छल है, न माया है, न कपट है, इतनी सरलता, इतनी स्वच्छता। बाहर से अगर हम स्वच्छ हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा हृदय स्वच्छ होना चाहिए। वह हमारा हृदय का आभूषण है। हार पहन ले 5 किलो का सोना का, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा।
होता है ना, एक बहन थी, उसने 5 किलो सोने का हार बनवाया। आप सोचिए, वह हार का बोझ उसको लगता नहीं है क्या? वो पहनती थी हमेशा, उसको निकालती नहीं थी। तो इतना भी अगर कोई डायमंड का भी पहन ले, कुछ भी पहन ले, उससे हमारे हृदय की शोभा नहीं होने वाली। हृदय की शोभा स्वच्छ वृत्ति से होती है। और इसलिए इन भुजाओं की शोभा क्या है? हाथों की शोभा, कंगन पहन ले ऊपर से नीचे तक, शायद वेस्टर्न कंट्री में तो इतना आभूषण का नहीं है, फिर भी पहनते हैं। जब जब पहनने का अवसर मिलता है, शायद नहीं भी चुकते होंगे, पहन भी लेते हैं। पर हाथों की शोभा, पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ करता है उसके हाथों की शोभा है। और हाथ कितने चिकने हैं, कितने सॉफ्ट है, कितने क्या है, उसकी शोभा नहीं है। जिन हाथों में स्क्रैच होता है, आप सोचेंगे वो उसकी सार संभालने करता है, ऐसा भी नहीं है। बल्कि जिस हाथों से खून निकलता है वह हाथों की शोभा है। क्योंकि पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ करता है, श्रम करता है, वह हाथों की शोभा होती है। तो इसलिए ये आभूषण, बाहर के आभूषण से हम अपने शरीर को कितना सजाए या संवारे, उसकी आवश्यकता नहीं है। बल्कि यह आभूषण हमारे में हो, ये एक आचार्य का लिखा हुआ है, और यह आभूषण हमारे पास में होना आवश्यक है। इसलिए कहा गया कि ये आभूषण और साथ साथ में वस्त्रों के लिए आता है कि हमारे वस्त्र कैसे हो? संयम की चुनरी, साड़ी, सूट, यानी संयम का होना चाहिए। सील की कैंचुकी यानी लज्जा, ये नहीं हमारा शरीर है तो दिखाने के लिए, बल्कि क्या होना चाहिए? लज्जा, यानी सील हमारा, लज्जा हमारा आभूषण होना चाहिए। और सच्चाई की साड़ी, और उसके साथ साथ में जुनून का जॉकेट, कहते हैं कि जॉकेट पहनते हैं लोग, पर जिसके भीतर में कुछ करने की भावना ना हो, वह व्यक्ति अपने भविष्य को आगे कुछ नहीं बना सकता है। तो इसलिए ये आभूषण और ये वस्त्र, एक बात छोटा सा मैं आपके सामने और करना चाहूंगी। आजकल हम देखते हैं एजुकेशन की बात बहुत करते हैं कि जो व्यक्ति एजुकेटेड है वही व्यक्ति अपने फ्यूचर को बना सकता है। ऐसा है कि जिसके पास में एजुकेशन नहीं है उसका कोई भविष्य नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे पास में डिग्री होनी चाहिए, और डिग्रियां, मैं तो आपको पुरानी बात करूंगी, आजकल की डिग्रियां तो पता नहीं कितनी डिग्रियां होती होंगी। पहले कहा जाता था कि बीकॉम की एक डिग्री होती थी। बीकॉम का मीन्स बैचलर ऑफ कॉमर्स। लेकिन हम वह बीकॉम करें या करवाए अपने बच्चों को, कौन सा बीकॉम होना चाहिए? वह बीकॉम कहते हैं कि बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। जिसके पास में बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स है, वह बीकॉम की डिग्री उसके पास में, उससे वह अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकता है। कहते हैं श्रेष्ठतम शुभकामना हृदय है हमारे पास में, लेकिन वह हृदय जो किसी के लिए कुछ कहने के लिए उसके पास में कोई शब्द नहीं है और कोई भावना नहीं है, वह हृदय नहीं, बल्कि वह ब्लेसिंग देना जानता है और शुभकामना। ये तो क्या होता है, कहते हैं कि एक मदर थी, मदर ने अपने उसके बेटे ने मदर से कहा, मम्मी आपका शरीर सूखता जा रहा है दिन पर दिन, क्यों? खाना अच्छा बनता है, स्वास्थ्य अच्छा है, सब आपका केयर अच्छा करते हैं, आपकी बहू आपका ध्यान रखती है, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आपका पूरा अच्छा ध्यान रखते हैं, और सब कुछ अच्छा होने के बावजूद घर इतना बड़ा सारा इतना अच्छा सब कुछ है, तो भी आपका शरीर सूख क्यों रहा है? क्यों सूख रहा था? उसने क्या बोला कि ये पड़ोसी के घर का जो 4 मंजिल का मकान बना है ना, ये मेरे शरीर को कमजोर कर रहा है। और एक माँ ऐसी होती है, वो क्या बोलती है कि इस पास के घर में बिलौना होता है ना, वो मेरे छलनी में लगता है, वो बिलौना मतलब हृदय में लगता है, इससे मेरा शरीर सूखता है। अब देखिए, किसी को बढ़ता हुआ देख करके हमारे भीतर में अगर कोई बीमारी आए तो उसका हृदय, आप सोच सकेंगे कि कैसा हो सकता है उसका हृदय, कैसा होगा उसका हृदय? उस हृदय को हम विशाल हृदय नहीं कह सकते। विशाल हृदय वाला वही व्यक्ति हो सकता है, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स जिसके भीतर में हो, वह दूसरों के प्रति ये शुभकामना करे। हमारे भीतर भी यह भावना रहे, हम भी रोज सुबह उठ करके यह भावना करें, रात को सोते समय यह भावना करें
मेरा कल्याण हो, सबका कल्याण हो, मैं स्वस्थ हूं, सभी स्वस्थ हो, मेरा विकास हो, सबका विकास हो। ये भावना जिस व्यक्ति के भीतर में होगी, उसके पास में बीकॉम की डिग्री है, और नहीं है तो भले ही कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, एमए एमबीए कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वह डिग्री से कभी वो अपना फ्यूचर नहीं बना सकता। दूसरी एक डिग्री है, और वह डिग्री है बीए। बीए का मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। लेकिन वह बीए हमको करना है, और वह बीए कौन सा है? ब्लास्ट एंगर। जिसने अपने एंगर को यानी क्रोध को धमाके से उड़ा दिया। संभव है? मुश्किल है। पर आपने वह स्टोरी तो सुनी है ना, इसकी चंड कौशिक, जिसके पास में इतना भयंकर गुस्सा था, और उस गुस्से की वजह से, उस क्रोध की वजह से उसकी आंखों से आग निकलती थी। दृष्टि विष सर्प था, जिसको देख ले उसके जहर उसके शरीर को भस्म कर दे। ऐसा दृष्टि विष सर्प चंड कौशिक का भी क्रोध ब्लास्ट हुआ था। कैसे हुआ? कैसे हुआ भाई? भगवान महावीर के उस करुणा भरी दृष्टि से बुज्ज का चंड कौशिक सावधान, उसको संभाला, उसको सावधान किया, उसको जागरूक किया, और उसके साथ ही उसका एंगर ब्लास्ट हो गया। क्या हमारे पॉसिबल है कि हमको जब क्रोध आता है, हम अपने उस क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं? तो जिसके पास में बीए की डिग्री नहीं है मान लो, तो वह इस बीए की डिग्री को जरूर ले सकता है, और वो अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकता है। दूसरा है कि वो है बीएम। बीएम का मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन। बैचलर ऑफ मेडिसिन। पर हमारा बीए कैसा होना चाहिए, बीएम कैसा होना चाहिए? उसके लिए कहा गया कि ब्रॉड माइंड, नैरो माइंड नहीं, ब्रॉड माइंड। ब्रॉड माइंड वाला व्यक्ति खुद भी पनपता है, और अपने सर्कल में रहने वाले लोगों को भी क्या करता है? वह आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। और एक और डिग्री है, और वो है एमकॉम। एमकॉम का मतलब? एमकॉम का मतलब होगा मास्टर ऑफ कॉमर्स। पर हमारा एमकॉम कैसे हो? मेथड ऑफ कॉम्प्रोमाइज। हम कॉम्प्रोमाइज करें। किससे? किससे करें बोलो कॉम्प्रोमाइज? एनवायरमेंट से, है ना? लोग बोलेंगे समझ जी आपको ठंडी ज्यादा लग रही होगी, पर जो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज कर सकता है वो क्या करेगा? वो चाहे लंदन के जनवरी के महीने में भी रहे तो भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, और भयंकर गर्मी में भी हो तो भी कर लेगा। हम तो साधु हैं। हम इसलिए कहा जाता है कि प्रतिकूल व्यक्ति, वातावरण और एनवायरमेंट, यानी इन सब के साथ में जो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, वह व्यक्ति कहां भी किसी के साथ भी कभी भी रह जाए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमें हमारे पास में अगर यह डिग्री हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने भविष्य को बना सकते हैं। पर आप देखिए, कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि हम ये बन जाएं, वो बन जाएं, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बाधक तत्व होते हैं जो आगे बढ़ने में क्या करते हैं? रोड़ा बनते हैं, बाधक बनते हैं, जो आगे बढ़ने नहीं देते। कुछ कुछ ऐसे कारण होते हैं, और जिसकी वजह से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, अपने फ्यूचर को अच्छा नहीं भी बना सकता है। और इसी के कारण हम देखते हैं कोई आतंकवादी बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कोई डाकू बन जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति बन जाता है। और वह किस लिए? क्योंकि बहुत सारे उसमें कारण होते हैं। एक कारण बताया गया हेरिडिटी, जेनेटिक। आपको पता होगा फ्रायड और डेवी ये तो बोलते हैं कि भाई आनुवंशिकता होती है, कि माँ बाप के कुछ संस्कार बच्चों में आते हैं, और जिसकी वजह से वह संस्कार वैसा हो जाता है। लेकिन उससे भी अलग भी होता है,
आप लोगों ने कालशौकरी कसाई का नाम सुना होगा। कालशौकरी कसाई, पता है क्या करता था वो? पता है किसी को? कालशौकरी कसाई क्या करता था? भगवान महावीर के समय हुआ था वो एक दिन में 500 भैंसों को मारता था। 500 भैंसों को मारना, उसको काटना, उसका वह नशा था। कोई नशा तो शायद होटल का करता होगा, कोई सिगरेट का करता होगा, लेकिन उसको नशा क्या था कि सुबह उठ करके 500 भैंसों को मारना। आप सोचिए वो कितना बड़ा क्रूर व्यक्ति होगा। क्योंकि वो सोचेगा, आप कहेंगे कि अपना अपना धंधा है, उसका भी शायद वही धंधा था, वही काम, वही उसका बिजनेस था, वो करता था। उसके भीतर में करुणा की भावना नहीं थी। पर उसका बेटा सुलस, जब कालशौकरी की मृत्यु हो गई, रश्म किया जाता है, पगड़ी रश्म, उसके बेटे के हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ाई गई और कहा गया कि बाप पिता का बिजनेस तुमको आगे चलाना है, इसलिए ये कुल्हाड़ी हाथ में लो और भैंसे के ऊपर इसका वार करो। उसने कहा कि इम्पॉसिबल, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये मेरा आजकल है ही नहीं वैसा भी कि भी बाप का बिजनेस बेटा करे, वैसा तो आज नहीं है, पहले तो था ही, मान लीजिए, है ना, कि बाप का बिजनेस बेटा करता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, आज भी ऐसे भी बहुत सारे होते हैं, वो भी चाहते हैं कि भी हम अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाए। तो उसने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। कहा करना पड़ेगा तुमको, अपने बेटे, बाप का इतना बड़ा व्यापार है, उसको कौन संभालेगा, तुमको करना पड़ेगा। उसके हाथ में कुल्हाड़ी दी गई और कहा कि तुमको करना ही होगा। उसने अपने हाथ में उस कुल्हाड़ी को लिया और क्या किया, उस कुल्हाड़ी का वार किया। कहाँ पे? अपने ही पैरों में, अपने ही पैरों में किया। कहीं ये वार करेगा तो किसी भैंसे पर नहीं, बल्कि मैं अपने ऊपर कर सकता हूं, मैं दूसरे के ऊपर नहीं कर सकता। पर हम देखते हैं कि आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी होता है, और हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का भी क्या होता है, जेनेटिक होता है, कि भाई अपने पहले से लेके आए हुए हैं। हमारे भगवान महावीर की उस भगवती सूत्र में कहा गया है कि संतान अपने माँ के 3 गुण और पिता के 3 गुण वह अपने में ग्रहण करता है और लेकर के आता है। एक प्रभाव पड़ता है वातावरण का। वातावरण, जिस परवरिश में, जिस वातावरण में आप अपने संतान को रखेंगे, वह वैसा ही बन जाता है। संगत का प्रभाव पड़ता है, हम कहते हैं। वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि जहां रखते हैं, जैसे रहते हैं। आपने वो 2 तोते वाली बात सुनी होगी कि 2 तोता थे, पैरेट, और एक को डाकू के पास में रखा गया और एक तोते को किसी आश्रम में रखा गया, ऋषि के आश्रम में। ऋषि के आश्रम में रहने वाला वह तोता आने वाले हर व्यक्ति को क्या करता है, वेलकम, स्वागतम, सुस्वागतम, आओ, बैठो, और उनका इतना बढ़िया, वह इतनी मीठी भाषा में वेलकम करता था। लेकिन जो डाकू के डेरे में था, वह तोता क्या बोलता था, जैसा रटाएगा, जैसा करेंगे आप वैसा रटने वाले हैं, वो तो जानवर है ना। तो वो क्या बोलता था, लूटो, काटो, पीटो, मारो। अरे वो ऐसा बोलता था। तो आप सोचिए, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। ये एकदम फाइनली है कि जैसा वातावरण हमको मिलता है वैसा ही उसका प्रभाव पड़ेगा। एक कम्युनिटी हमारी ऐसी है जहां पे बोला जाता है कि शराब नहीं पीना चाहिए, और इस एनवायरमेंट में रहने वाले लोग बोलेंगे बिना पिए काम चलने वाला नहीं। क्यों नहीं, राइट है ना, सही है। तो इसलिए भाई खुलेआम घरों में रहता है और लोग उसका सेवन करते हैं। और एक कम्युनिटी ऐसी होती है जहां पर इसको अच्छा नहीं माना जाता है, लोग पीते भी होंगे तो चुप चुप करके पीते हैं, है ना। तो इसलिए एनवायरमेंट का अपना प्रभाव पड़ता है, और जैसा एनवायरमेंट मिलता है वैसा हो जाता है। 2 जुड़वा भाई भी है, मान लीजिए, जो जहां पलते हैं वह एक तो क्या बनेगा, फॉरेनर स्पिरिट में कहीं भी चला गया तो वो वैसा बन जाएगा, और एक गांव में रहेगा तो वो धोती कुर्ता पहनेगा। एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है। तो इसलिए दूसरा है कि न्यूरोट्रांसमीटर,
हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे होते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव होता है और वैसा ही हमारा नेचर, उस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और तीसरी बात कहा गया कि टीवी का प्रभाव पड़ता है। आज के इस युग में टीवी कहे, मोबाइल कहे या कंप्यूटर कहे, उसका प्रभाव इतना ज्यादा पड़ता है और जिसकी वजह से कहते तो टीवी का मतलब क्या होता है? टीवी किसे कहते हैं पता है? टीवी का मतलब टोटल विनाश। जो टोटल विनाश कर दे वह टीवी है। और टीवी का मतलब टेंशन वृद्धि, जो टेंशन को बढ़ाता है वह टीवी है। तो इसलिए इस टीवी का भी प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि पुराने समय में शायद बहुत, हमने तो शायद कभी इतना देखा भी नहीं होगा, लेकिन आज की जो जनरेशन है वह बच्चों को टीवी के सामने ही खाना खिलाएंगे, उसी के सामने ही बैठ के। इसलिए आजकल तो हम लोग बहुत होशियार होते हैं ना, एक साथ में कितने काम करते हैं पता? कितना काम करते हैं एक साथ में? मोबाइल से काम भी अपना हो रहा है, बिजनेस भी हो रहा है, मुंह से हाथ से खाना भी खा रहे हैं। मैंने तो शायद यहाँ पे किसी को शायद नहीं देखा होगा कि वो खाना खाने के लिए अगर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वो केवल खाना खाएंगे। वो उसके साथ में क्या खाते हैं पता नहीं, कितना चीज खाते हैं, क्योंकि सारा काम एक साथ, कंप्यूटर भी पास में है, मोबाइल भी साथ में है और साथ में न्यूज़पेपर भी होता होगा और टेबल में बैठ के व्यक्ति खाना खाता है। तो इतने काम जब एक साथ करते हैं, यानी इन सभी इंस्ट्रूमेंट का हमारे प्रभाव पड़ता है और हम चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते। और एक और चीज है, वो है कर्म। कर्म, क्योंकि हम इस धर्म की मंच से जब बात करेंगे किसी भी टॉपिक पर, तो हमें धर्म से रिलेटेड, यानी इस मंच के रिलेटेड हमको एक बात बहुत आवश्यक है जाननी, और वो है कर्म। व्यक्ति बहुत एफर्ट करता है, बहुत सोचता है कि मैं ऐसा करूं या मेरे बच्चों को मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन एक चीज जो बहुत जबरदस्त है, जिसका बहुत जबरदस्त काम है, और वो है कौन सा? वो है कर्म। इसलिए कहा जाता है कि हमारा भविष्य किसके हाथ में? किसके हाथ में? आवर हैंड्स, आवर फ्यूचर, आवर, मतलब हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी कभी कभी क्या होता है, वह कर्म के हाथ भी चला जाता है। बहुत चाहते हुए भी नहीं कर पाते। 5 समवाय की बात आती है जैन शास्त्र में, 5 समवाय कहा गया, जिसका क्या है? गठबंधन है, जो साथ में रहते हैं। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और लास्ट नियति। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। काल का मतलब आम का बीज बोया, तो पुराने समय की बात तो ये थी, कल्प वृक्ष के समय की बात कह दे, सुबह बोते बीज, दोपहर में उग जाता और दूसरे पहर में उगता और तीसरे पहर में काटते और चौथी पहर में खाना बन जाता था। पर आज तो वैसा नहीं, और आज भी ऐसे, हालांकि आज के इस साइंस ने भी बहुत डेवलप किया है। पुराने समय में तो ऐसा सुनते थे कि आम का वृक्ष बोने के बाद में, वहां बीज बोने के बाद में 12 साल के बाद में वो आम फलता था। आज तो 12 महीने में भी शायद फल जाता है, लेकिन फिर भी क्या है, काल का मतलब क्या हुआ कि बीज बोया है तो उसको थोड़ा समय चाहिए, है ना, उसको थोड़ा समय चाहिए। ऐसा नहीं आपने खाना बनाया, चाहे आपने माइक्रो में भी गर्म आपको करना है, तो भी आप टाइम तो सेटिंग करते ही हो उसमें, करते कि नहीं करते? ऐसा तो नहीं कि सोचा और सोचने के साथ हो जाएगा गर्म। खाना बनाना है, बनाने के साथ, हमारी बहनें बैठी हुई है, पता है सबको कि भाई बनाना सोचा और सोचने के साथ तो नहीं बनेगा ना, समय लगता है। काल, स्वभाव, आम का बीज बोएंगे तो आम ही तो उगेगा, बबूल का बोएंगे तो बबूल उगेगा। तो स्वभाव, उसका स्वभाव, यानी उस बीज में जो कैपेसिटी है, जो उसका नेचर है, वही होगा, उसके अतिरिक्त नहीं होने वाला है। काल, स्वभाव, कर्म, यानी उसका कर्म है कि वह
वनस्पति में है, मेरा कर्म है कि मैं स्त्री हूं, आपका कर्म है कि आप पुरुष हैं, नहीं, अपना अपना कर्म होता है। फिर पुरुषार्थ, एफर्ट करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, बहुत श्रम किया जाता है, बहुत सींचा जाता है, बहुत सब कुछ किया जाता है, फिर भी नियति एक बात ऐसी है, आप क्या बोलेंगे? डेस्टिनी। ये है हमारा भाग्य, जैसा होना है वैसा ही होगा, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता, जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता, जो होना है वैसा ही होगा। कितना भी काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ कर ले, फिर भी क्या होता है? जो होना है वैसा ही होगा। हम अपने फ्यूचर को बनाने की सोचे, या फिर हमारे सामने और भी हमारी जनरेशन है उसकी सोचे, लेकिन फिर भी यही है कि बहुत पुरुषार्थ करने के बावजूद भी जो नियति है वही होगा। क्या पता है किसी को? घर से निकले हैं, हम अपने मंजिल में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि नियति। और यह भी नहीं कि अनहोनी होती है, वो ही नहीं है। अनहोनी का मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था और हो गया, ऐसा भी नहीं है। अनहोनी कभी होती भी नहीं है और होनी कभी टलती नहीं, रुकती नहीं है। जैसा होगा, जैसा होना है वैसा ही होगा। भगवान महावीर से कहा गया, आयुष्य आपका पूर्ण होने वाला है और 2 मिनट का आयुष्य आप बढ़ा दीजिए, नहीं तो क्या होगा? इस जैन शासन में धूमकेतु ग्रह की वजह से बहुत मतलब उसका प्रभाव गलत पड़ने वाला है। 2 मिनट आप अपना आयुष्य बढ़ा दीजिए। भगवान ने क्या कहा? इम्पॉसिबल, संभव नहीं है, नहीं है संभव। तो इसलिए जो होना है वह होता ही है, वह होकर के ही रहता है। तो हम देखेंगे कि ये फ्यूचर, जो हम फ्यूचर की बात अभी कर रहे हैं, वह हमारे ही हाथ में है, दूसरे हाथ में तो नहीं है, हमारे ही हाथ में है। और हम ही अपने फ्यूचर के कर्ता, धर्ता, निर्माता और उसको सजाने वाले हम ही होते हैं। मकान बनाता है व्यक्ति, बनाता है ना, बनाने के बाद भी क्या करता है? इंटीरियर काम उसमें बाकी रहता है, उसको करवाना पड़ता है। खाली ढांचे से मकान नहीं होता है, क्या करना पड़ेगा? उसको सजाना पड़ता है, अंदर से संवारना पड़ता है उसको। हम अपने भविष्य को संवारे, हमारा ये फ्यूचर वर्ड्स हमें कुछ कहता है। फ्यूचर वर्ड, फ्यूचर का सबसे पहला जो लेटर है वो क्या है? एफ। एफ का मतलब हुआ कि फिडेलिटी इन वर्क। ये हम क्या करें? हम अपने कार्य के प्रति निष्ठा का भाव रखें। निष्ठा, जो काम हम कर रहे हैं उस काम में हमारा मन लगा रहे, ऊपरी तौर पर नहीं। वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, फ्यूचर कहता है कि वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, वही व्यक्ति अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकता है जिस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति जो काम करता है उसमें उसकी लगन होती है, काम के प्रति निष्ठा का भाव। कहते हैं कि झाड़ू भी अगर निकालना हो तो कैसा निकालना चाहिए? ऐसे निकाले जैसा कि हम मंदिर में निकालते, ठीक है ना। तो इसलिए उतनी निष्ठा हमारे का। आपने सुना होगा मीरा हो गई मगन, सुना था ना, सुना होगा कभी आपने, मीरा हो गई मगन। कैसे हो गई थी मगन? कैसे हो गई सुंदर भाई? क्योंकि लगन लग गई उसकी। किससे लगन लगी? भगवान से लगन लगी। जब भगवान से लगन लगी तो वह मगन हो गई, और मगन हो गई तो विष का प्याला हाथ में आ गया, तो वो भी क्या हो गया? अमृत हो गया, वो भी अमृत हो गया। तो इसलिए हम लगन लगाए और मगन हो जाए तो विष भी अमृत बन सकता है। कर्तव्य के प्रति निष्ठा का भाव रखने वाला व्यक्ति, इसलिए कहा जाता है कि पहला
क लेटर आता है और बाद में ख लेटर आता है। हिंदी का अल्फाबेट है ना, हिंदी के अल्फाबेट में 2 शब्द आते हैं, एक क और एक ख। क ख, ठीक है ना, कभी आप लोगों ने सुना होगा। तो क का मतलब है करो और ख का मतलब है खाओ। पहले करो और बाद में खाओ, है ना। पहले हम करेंगे कोई चीज, अब काम ही नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। इसलिए कहते हैं ना, पेट के लिए काम करना पड़ता है, कहने को तो यही कहा जाता है। तो इसलिए करो एंड खाओ, इसलिए हम काम करें और निष्ठा से करेंगे तो हमारा विकास हो सकता है और हम अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए कहा गया कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। जरा तबीयत से उछालो पत्थर यारो, पत्थर को अपनी तबीयत से उछालो, यानी पूरा निष्ठा के साथ में उछालो तो आसमान में भी छेद हो सकता है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, पर करने की भावना हमारे भीतर में होनी चाहिए। फ्यूचर का सेकंड लेटर, दूसरा लेटर है यू। यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग लाइफ। अंडरस्टैंडिंग लाइफ, 2 प्रकार की समझ होती है, एक सही समझ और एक गलत समझ। गलत समझ किसे कहेंगे? अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा, व्हाट इज डिफरेंट लाइफ एंड लाइक एंड लव। लाइक एंड लव में क्या अंतर है, क्या फर्क है? क्या है लाइक एंड लव? जिसको पसंद करो उसे प्यार करो, जिसको पसंद करते हो उसको प्यार करो। लेकिन गलत समझ वाला व्यक्ति क्या करता है? फूल है ना, फूल, फ्लावर, फ्लावर पसंद करते हैं। अब्दुल कलाम ने कहा फ्लावर पसंद करते हो लेकिन फ्लावर को प्यार नहीं करते, प्लग करते, तोड़ते। ये गलत समझ है। गलत समझ कैसा होता है? एक व्यक्ति कहता है कि मंदिर में जाता हूं, मैं भगवान को प्रणाम करता हूं, मंदिर में भी चला जाता हूं भगवान को प्रणाम करने के लिए, मस्जिद में भी जाता हूं, नमाज पढ़ लेता हूं, लेकिन इंसान से खुदा नहीं बन जाऊं इसलिए थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूं क्योंकि मुझे भगवान नहीं बनना है, इंसान से भगवान नहीं बनना है, इसलिए मैं थोड़ा पाप भी कर लूं। क्या है? गलत समझ है। पर सही समझ वाला व्यक्ति जो सही तरीके से समझता है, समझ रखता है, वह व्यक्ति अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकता है। इसलिए कहा गया कि नेक्स्ट लेटर है, नेक्स्ट टी। टी का मतलब है टैकल द गोल टैक्टफुली। गोल, हम क्या करें जीवन में? अगर कुछ बनना है तो आज और अभी हम अपने गोल को तय करें, लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य तो बनाना पड़ता है। आजकल टॉम वाले क्या करना पड़ता है आप गाड़ी में पहले ही फीड कर देते हो, मुझे कैंटन देहरासर जाना है या फिर मुझे अपने घर में जाना है या फिर कहीं नई जगह जाना है, तो आपने पहले से ही तय कर लिया और तय करके उस कंप्यूटर के माइंड में, आपने गूगल के माइंड में डाल दिया, वो आपको वहीं पहुंचा देगा। भले ही वो घुमा फिरा करके पहुंचे, वो अलग बात है, लेकिन पहुंचा देता है। पर लक्ष्य तय करना पड़ता है। एक कुआं पानी निकालना है तो उसमें 25 हाथ, 200 हाथ का फिट का आपको कुआं खोदोगे तो उसमें से पानी निकलेगा। वरना 25 फीट का आप 4 कुआं खोद भी लोगे, उसमें से पानी नहीं निकलेगा। एक युवक था, यूथ था, उसने सोचा कि मुझे विद्वान बनना है, पढ़ाई करनी है। उस दिशा में वो आगे बढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा होगा, कहा नहीं पैसेंस नहीं रहा, छोड़ दिया। बोले कि नहीं, विद्वान तो नहीं बन सकता, कहा धनवान बनना है मुझे। व्यापार बिजनेस शुरू किया, थोड़ा दिन किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। बोले नहीं मैं तो पैसेंस नहीं है, तो मैं धनवान तो कब बनूंगा पता नहीं। फिर सोचा कि मैं सिंगर बन जाऊं, उसमें भी उसने प्रयास किया, लेकिन वो भी नहीं बना। न वह धनवान बना, न वह विद्वान बना, और न वह संगीत सिंगर बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके भीतर में पैसेंस नहीं था, उसने अपना गोल को पूरा अच्छी तरह से सेट नहीं किया था। जो व्यक्ति गोल सेटिंग करता है, कहते हैं ना कि 100 शिष्य थे पर अर्जुन तो कोई व्यक्ति ही बनता है, एक ही बनता है ना। क्यों? क्योंकि उसने अपना गोल सेट किया था।
गुरु से आशीर्वाद सबको मिला, लेकिन अर्जुन तो एक ही व्यक्ति बना। तो इसलिए लक्ष्य वेद, यानी जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को केवल दिखता है, उसको केवल वो वृक्ष नहीं दिखता था, क्या दिखता था? उस चिड़िया की आंख ही उसको दिख रही थी। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को ही कंसंट्रेट होकर के देखता है, बनाता है और उसमें देखता है और उसमें चलता है, वह व्यक्ति अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकता है। तो फ्यूचर का नेक्स्ट लेटर क्या कहता है? यू। यू का मतलब है यूटिलाइज द नॉलेज। ज्ञान है हमारे पास में, लेकिन हम अब उस ज्ञान का उपयोग करें, यूटिलाइज करें। मेरे को एक बहुत सिंपल सी एक कहानी याद आ रही, आपको सुनाऊंगी, आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे उस चीज को। एक सेठ था और एक सामान्य व्यक्ति था, उसने कुछ रुपये दिए थे इन कर्ज में, और बाद में वह सेठ जिसको दिया था, जिस सामान्य व्यक्ति को दिया था, उसके पास में रहा नहीं और वह कर्ज पूरा नहीं कर सका, रुपया दे नहीं सका वापस। तो उस साहूकार ने, सेठ ने सामने वाले पिता से कहा कि देखो तुम मेरा रुपया लौटा दो, अगर नहीं लौटा सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे जो लड़की है, बेटी है, तुम अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दो तो मैं तुझे तुम्हारा कर्जा पूरा माफ कर दूंगा। बेटी बड़ी सुंदर थी, होशियार थी, चालाक थी, रूपवान गुणवान सारी थी। तो उस लड़की के ऊपर उस साहूकार की नजर थी कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, और जिसकी वजह से ये कर्जा नहीं मतलब कर्जा देगा चाहे नहीं देगा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उस लड़की से शादी करनी है। फिर भी उसने थोड़ा सा दिखाया, दया दिखाई और कहा कि देखो अच्छा है, कोई बात नहीं, क्योंकि पता है फर्क कितना है, कहाँ तो वह बुढ़ा और कहाँ वह लड़की 16-17 साल की, कितनी सुंदर थी और छोटी सी थी। तो कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ में करूं। तो उस साहूकार ने क्या बोला कि देखो फिर भी तुमको एक ऑप्शन देता हूं, समुद्र के, नदी के किनारे चलेंगे और वहां पर समाज के भी काफी लोग होंगे, मेरे थैले में एक काला पत्थर होगा, एक सफेद पत्थर होगा, अगर तुम्हारी बेटी ने काला पत्थर उठाया तो उसको मेरे साथ में शादी करनी पड़ेगी, अगर उसने सफेद पत्थर उठा लिया तो उसको शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारी बेटी को मेरे से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और तुमको कर्जा भी माफ कर दूंगा। थोड़ी दया दिखा दी कि चलो ये लक के ऊपर है कि वो कौन सा पत्थर उठाएगी। नदी के किनारे गए, काफी ढेर सारे पत्थर थे, काले सफेद काले बहुत सारे थे। वह सेठ, उसके पास में बैग था, थैला था, उसने 2 पत्थर उठाए, कहां से? नीचे से उठाए, उठा करके उसने थैले में डाला। अब देखिए उस समय उस लड़की ने देख लिया कि यह सेठ कौन सा पत्थर इस थैले में डाला है। उसने क्या डाला थे? दोनों ही काले, दोनों काले, है ना, सुन रखा है आप लोगों ने, दोनों ही काले पत्थर उसमें डाल दिए। लड़की ने देख लिया। आप देखिए, आपको पता चल गया सभी लोगों को मेरे भाव इस कहानी का। उस लड़की को पता चल गया कि इस सेठ ने दोनों ही काले पत्थर इसके अंदर डाले हैं। तो उस समय उस लड़की को क्या करने का सुझाव आप देंगे? बोलिए, अगर आप उस समय वहां पे होते, आप उस लड़की को क्या करने का सुझाव देते? क्या कहते उसको कि तुमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? है? निकाल के दिखाओ, ऐसा? तो क्या वो मान जाता सेठ? क्या करना चाहिए? और नहीं मानता तो कुछ भी कर सकता था। उसको ये कह देते, आप उस लड़की को कहते भी तुमको शादी नहीं करनी तो मना कर दो, तुम्हारे पिता अपने आप ही कर्जा सूझते रहेंगे, तुमको शादी नहीं करनी है तो तुम ये भी कर सकते हो, ये भी तो कह सकते थे ना। आप क्या सुझाव देंगे उसको? और देखिए, आप सुझाव तो वहां पे थे ही नहीं तो क्या देंगे, है ना। पर वो लड़की उस समय क्या करती है आप देखिए। उस लड़की ने इतने लोगों के बीच में, क्योंकि समाज वहां पे था, सोचिए, तो उस समय उस लड़की ने
उस बैग में हाथ डाला, थैले में हाथ डाला, पत्थर उठाया। कौन सा पत्थर आया उसके हाथ में? काला आया तो क्या करना पड़ेगा? शादी। काला आया है तो शादी करनी पड़ेगी। और उसको पता है उसके अंदर दोनों ही काले पत्थर हैं। उस समय भी उस लड़की ने पैसेंस रखा, पत्थर काला उठाया, हाथ में लिया, और लेने के बाद हाथ को बाहर निकाला। निकालने के साथ ही क्या किया? थोड़ा पत्थर दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? इसके पास she changed it herself. कैसे करेगी चेंज? उसके पास में था पहले से? नहीं, पहले नहीं था। उसके हाथ में कहाँ पत्थर था? ये तो वो चीटिंग कर सकता है सेट, लेकिन लड़की तो नहीं कर सकती थी। उस लड़की ने उस समय पत्थर हाथ में लिया और लेने के बाद में चक्कर खाई और नीचे गिर पड़ी। गिरने से उसका पत्थर गिर गया नीचे, जमीन में गिर गया। जमीन में गिरा। गिरने के साथ ही उसने थोड़ी देर संभली और संभल करके कहा सॉरी सॉरी, मेरे को चक्कर आ गया, पता नहीं चला, मैं गिर गई नीचे। तो सब जन ने बोले कौन सा पत्थर था तुम्हारे हाथ में? बोले मुझे क्या पता मेरे हाथ में कौन सा पत्थर था, इस थैले में कौन सा पत्थर बचा हुआ वो देख लो। तो पता चल जाएगा कि मेरे हाथ में कौन सा पत्थर है। थैले में कौन सा पत्थर था? काला। तो उसके हाथ में कौन सा होगा? वाइट। आप समझ गए? ये है यूटिलाइज द नॉलेज। सही समय पर अपने ज्ञान का कैसे उपयोग करना। ज्ञान होता है हमारे पास, पैसेंस रखे। लड़की ने आप देखिए कितना पैसेंस रखा। लड़की चाहती तो कह सकती थी कि नहीं 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 सर, आपने तो इसमें दोनों काले पत्थर डाले हैं, निकाल के दिखाओ दुनिया के सामने। लड़की कह सकती थी क्या जरूरत है, मेरे पिता ने कर्जा लिया है, वो अपने आप सूझेंगे, मुझे इस बुड्ढे के साथ में शादी नहीं करनी है, कह सकती थी ना। लेकिन नहीं, बुद्धि का उसने उपयोग किया, ज्ञान था उसके पास भी। इसलिए हम देखें कि यूटिलाइज द नॉलेज, यानी हमारे पास भी ज्ञान है, सबके पास में। ज्ञान कौन सा है? बाहर का ज्ञान तो हमको बहुत है ना, बहुत है हमको बाहर का ज्ञान। और आज की दुनिया में हम देखते हैं कि ये कंप्यूटर, ये मोबाइल और इसका ज्ञान तो नहीं जानते थे। कौन जानता था? बोलो, व्हाट्सएप कभी चला था आपके जमाने में? सुंदर भाई चला था? बोलो प्रज्ञा बहन, पहले था कभी? नहीं, लेकिन आज सभी जानते हैं। आज सभी जानते हैं उस चीज को। ये ज्ञान तो हम बहुत अच्छी तरह से सीख लेते हैं। बात हमको जो हमारे भीतर में जिस ज्ञान का हमको विकास करना चाहिए और जिस ज्ञान का हमको यूटिलाइज करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। पर हमें अगर अपने भविष्य को अच्छा बनाना है तो हमें ज्ञान का उपयोग करना भी आना आवश्यक है। नेक्स्ट लेटर आर। आर का मतलब क्या हुआ? रन फॉर द रैंक। रन फॉर रैंक, फॉर रैंक। आज हम दौड़ किसकी ओर कर रहे हैं? दौड़ हमारी, हम फर्स्ट नंबर में आए, हमारे अच्छे, हमारा रैंक अच्छा हो, इस दृष्टि से हम दौड़ लगा रहे हैं। पर हमारी दौड़ कैसी होनी चाहिए? उसके लिए कहा गया कि हम आंखों से क्या देखें। क्या देखें आंखों से? तो कहा गया कि सही देखें और सुंदर देखें। जो आंखें हमको मिली है ना, जो आंखें हमको मिली है, उस आंखों का हम उपयोग करें। अगर हम सही देखें और सुंदर देखें, गलत चीज है उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, जो गलत हो रहा है उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, पर सही देखें, राइट को देखें और ब्यूटीफुल यानी सुंदर देखने का प्रयास करें। सही सोचे और सुंदर सोचिए। हमने पिछले 2 वीक में हमने पॉजिटिव थिंकिंग के विषय में चर्चा की थी। तो हम सोचे, हमारे पास में बुद्धि है, सही सोचे और सुंदर सोचिए। क्योंकि हम घड़ियाल की तरह पानी में इतना तैर नहीं सकते, पक्षी की तरह आसमान में इतना उड़ नहीं सकते, हमारे पास में पंख भी नहीं, हमारे पास में ये ट्रिक तो नहीं है, लेकिन हम अच्छा तो सोच सकते हैं, सुंदर सोच सकते हैं। तो इसलिए सही सोचें और सुंदर सोचें। नेक्स्ट है कि सही जाने और सुंदर जाने। हम जानते हैं गलत क्या है और सही क्या है, जानते हैं ना सभी, रॉन्ग एंड राइट। पता है सभी को कि क्या चीज रॉन्ग है और क्या चीज राइट है। हम क्या खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा और क्या नहीं खाएंगे तो हम अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। हमको सही और गलत का नॉलेज है।
पता है सभी को सिगरेट पीने से हमारे लंग्स में क्या होगा, होने वाला है, शराब पीने से भी होने वाला है, गड़बड़ी उसमें सभी में अलर्ट भी किया हुआ रहता है, फिर भी क्या करते हैं हम, जानते हुए भी हम सही नहीं कर पाते। सही जाने और सुंदर जाने। डॉक्टर था, कैंसर पेशेंट थी, एक सामने बुढ़िया, ऑपरेशन कर रहा था, पजल हो गया दिमाग से, तुरंत अपने जेब से पुड़िया निकाला, खोला उसको पाउच और वो खा लिया। डॉक्टर है, नॉलेज है उसके पास में, पता है इस चीज से मेरे भी स्वास्थ्य में नुकसान होने वाला है, फिर भी वह रोक नहीं सकता है। सही जाने और सुंदर जाने, अच्छा जाने, अच्छे अपने ज्ञान का विकास करना आवश्यक है। और लास्ट है कि सही करें और सुंदर करें। क्या करना हमको, क्या करे सुंदर, क्या करे सही। करने का मतलब क्रिएटिव। हम ये दो टेस्टिंग, देखिए टेस्टिंग होती है अपनी बॉडी की, एज के हिसाब से ब्लड टेस्ट होता है ना, माइंड का टेस्ट करवाते हैं, पेट का करवाते हैं, सब टेस्टिंग होता है। पर मैं आपको 2 टेस्टिंग बताऊंगी। आपको सही करना है और सुंदर करना है, उसके लिए 2 टेस्टिंग आता है, एक ममा टेस्टिंग, एक बाबा टेस्टिंग। क्या है ममा टेस्टिंग एंड बाबा टेस्टिंग? काम करते समय आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो कुछ भी कर रहे हैं उस समय ममा टेस्टिंग करें कि मेरी माँ को, मेरे पेरेंट्स को नीचा नहीं देखना पड़े। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे पेरेंट्स को नीचे मुंह करना पड़े, यानी हमारी माँ को मुंह नीचा करना पड़े। ऐसा कोई काम हम ना करें, क्योंकि काम करते हैं ऐसा तो माँ बाप को भी नीचा मुंह देखना पड़ता है। तो इसलिए एक मामा टेस्टिंग हुआ ये, और एक बाबा टेस्टिंग। बाबा टेस्टिंग का मतलब आप जो काम कर रहे हो आपके बच्चे भी देख रहे हैं उस चीज को। बाबा टेस्टिंग, आप ये सोचिए, ये टेस्टिंग अवश्य करें कि हम जो कर रहे हैं हमारे संतान, हमारे जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। आप गुस्सा करेंगे, आप गाली देंगे, आप आपस में झगड़ेंगे, आपने अच्छा नहीं करेंगे या फिर आप कोई गलत काम करेंगे तो उसका प्रभाव आपकी आने वाली जनरेशन के ऊपर निश्चित रूप से पड़ने वाला है। ये क्या है? बाबा टेस्टिंग, है ना। तो ये 2 टेस्टिंग हम करते हुए हम ये देखेंगे कि हम सही करें और सुंदर करें। लास्ट अक्षर, लास्ट क्या है? ई का मतलब भविष्य हमारा अच्छा कैसे हो सकता है? हम एंड नहीं कर सकते हैं, एंड तो हमारी नियति है, कभी होने वाला है। चाहेगा व्यक्ति मैं अभी सुसाइड कर लूं तो भी नहीं कर सकता है। ई का मतलब एंथुसियाज्म, उत्साह के साथ में करें। कुछ भी काम करना हो हम उत्साह के साथ में करें, यानी हमारे भीतर में वह तेज होना चाहिए, वो उत्साह होना चाहिए। अगर हम उत्साह के साथ में काम कर रहे हैं तो आप सोच के देखिए कि कुछ भी हम काम करेंगे वह काम हमारा सक्सेस होगा। इसलिए कहा गया है कि अर्नेस्ट एफर्ट्स विथ एंथुसियाज्म, यानी हम उत्साह से काम करें। आपने कभी कोई विज्ञापन ऐड देखा होगा टीवी में, 60 साल का बुढ़ा या 60 साल का जवान, क्या बनना है आपको? 60 साल का बुढ़ा बनना है या 60 साल का जवान बनना है? जवान ही बनना है ना। वापिस हमको कहाँ जाना है? पीछे जाना, हमको जवान बनना है। तो इसलिए जवान कौन बन सकता है? चाहे वो 80 साल का भी क्यों ना हो, जिसके भीतर में उत्साह होगा वह 80 का भी हो जाए, 80 प्लस का हो जाए तो भी वह जवान रहेगा, तो भी वह जवान रहेगा। इसलिए हम अपने जीवन में कुछ डिवोर्स दें, लाइफ में कुछ बाकियों को हमको डिवोर्स देना पड़ेगा। किसको? अपने वाइफ हस्बैंड को नहीं। किसको देना पड़ेगा? इसके लिए कहा गया कि हम ऐसा ना कहें कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की सोचो ना, लोगों की सोचते हैं। हम जो भी काम करते हैं करने से पहले हम सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे। इस वाक्य को आप अपने जीवन से डिवोर्स दे दीजिए, तलाक दे दीजिए।
कुछ भी आप सोच, आपको ये सब चीज सोचने की जरूरत नहीं है। हमको अगर अपने भविष्य को अच्छा बनाना है और हम ये सोचेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारा उत्साह अपने आप ही कम हो जाएगा, हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। दूसरा है कि मुझसे ये काम नहीं होता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे से ये काम नहीं होता है। ये हमारे इंथुजियाज्म को कम करने वाला वाक्य है या नहीं? क्या है, कौन सा काम ऐसा है जो हमारे से नहीं होने वाला है? हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। 60 साल का व्यक्ति भी पढ़ाई कर सकता है, फिर से MBA कर सकता है, पढ़ सकता है। हम देखते हैं, क्योंकि समझी जी के साथ में यूनिवर्सिटी जाती हूँ, सहवास में देखती हूँ कितने बड़े बड़े लोग पढ़ाई करते हैं। तो लर्निंग का तो कोई एज तो है नहीं, है ना? तो इसलिए सीखते रहे, पढ़ते रहे, चलते रहे, हम काम करते रहे। चलने वाले के घोड़ा चलता है, नहीं चलने वाले के तो 40 साल में भी ठप हो जाता है कि नहीं? तो इसलिए हम ये हमारे वाक्य को तलाक दें कि मुझसे ये काम नहीं होता। और एक वाक्य और है, सेंटेंस, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा लक ही खराब है। कहते कि नहीं कहते? मेरे किस्मत में ऐसे लिखा हुआ है। अगर आपने ये वाक्य सोचना शुरू कर दिया तो आपका इंतजार वहीं पे ही बैठ जाएगा। हाँ, और मैं कल करूंगा, एक वाक्य है ना कि आप अपने ऊपर सभी ले रहे हैं, पता चल रहा है सभी लोग अपने कि कल कर लूंगा, आज नहीं। समझी जी का लेक्चर मैं YouTube में सुन लूंगा, आज आने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी सुविधा तो मिल रखी है राजीव भाई की ओर से। बैठे बैठे घर में भी सुन लेंगे, यहाँ पे आकर के इतना एफर्ट करने की क्या जरूरत है ना? तो कल कर लूंगा ऐसा सोचेंगे तो भी आप अपने उत्साह को कम कर देंगे। तो कुछ गुरु मंत्र मैं आपको और दे दूं, और वो ये कि LML मतलब ये फार्मूला नो लोड मत लो, लोड मत लो। कोई भी चीज का भार अपने दिमाग में लेने की आवश्यकता नहीं, एकदम इजी वे में किसी भी चीज का भार लेने की आवश्यकता नहीं। और उसके साथ में एक वाक्य और है कि हम जितना भी जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करें, थोड़ा सा ज्यादा करें, है ना? थोड़ा सा ज्यादा करने का हम अपने दिमाग में रखें तो हम अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकेंगे। आज का समय काफी हो चुका है, हालांकि लेक्चर का विषय तो इस टाइप का है कि इसको फ्यूचर की जहाँ बात करते हैं तो बहुत लंबा चलने की भी आवश्यकता होती है, पर टाइम भी अपना एक है, टाइम आउट के हिसाब से तो हम अपने समय से आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। तो इसी के साथ हम इन वाक्यों को, इन गुरु मंत्र को और इस फ्यूचर वर्ड्स को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और साथ साथ में साधना के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम।